Dear UPSC Civil Services aspirants, this is our first session of the Jumpstart series for Public Administration Optional. In this series, we are going to cover all the topics of paper 1 and paper 2 of the optional subject, which in total are 26 topics. We are going to cover them through the previous year's questions. Now this is going to be very useful series for the beginners specifically, because now they will be able to understand the syllabus of the public administration, and it will eventually help you decide to opt public administration as your optional subject. So आज हम इस सेशन में सबसे पहला जो टॉपिक पिक करेंगे दैट विल बी फ्रॉम पेपर 2. हम पेपर 2 से शुरू करेंगे. अदरवाइज पेपर 1 एज द नेम सेज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का है, जिसमें इन टोटल यू हैव 12 टॉपिक्स, बट फॉर आवर कन्वीनियंस पार्ट, फॉर आवर सीरीज पार्ट, वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर 2 फर्स्ट. सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द very first topic, that is evolution of Indian administration. Otherwise there are 14 topics, so we are starting with the very first, that is evolution of Indian administration. इससे हम बात करेंगे. Now to help you understand that how the syllabus or how this or what are the sub components of this topic, we have this next slide in which you will be able to also understand कि public administration किस तरह का advantage आपको देता है in the general studies also, or the vice versa, means कि आप general studies में अगर ये टॉपिक्स कवर अप करें तो आपका तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो भी कवर अप हो जाता है. ठीक है, तो हियर वी हैव अ सब टॉपिक्स अंडर द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पेपर सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक जो है सब टॉपिक, दैट इज कौटिल्यस अर्थशास्त्र, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन सर्विसेज. तो ये मेन टॉपिक्स आपके हैं, और ये सभी टॉपिक आप जनरल स्टडीज में भी करते हैं अंडर द फर्स्ट पेपर के सिलेबस में अंडर द हिस्ट्री कंपोनेंट. वहां पे आप कवर अप करते हैं, जहां पे कौटिल्यस अर्थशास्त्र जो है वो एशियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है. मेडिवल हिस्ट्री में आपके पास मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड देन अकॉर्डिंगली ब्रिटिश रूल जो है वो भी हमारे सिलेबस में रहता है. यू डू इट थॉरली. आप ब्रिटिश पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या लीगल प्रोविजन या द काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम वी हैव, वो सब कुछ आप कवर अप करते हैं. दैट विल बी इवेंचुअली हेल्पफुल हेयर ऑल्सो. एंड यहाँ पे जो आप कवर अप करेंगे, बिकॉज ऑप्शनल में ऑफकोर्स वी डू इट इन मच मोर डिटेल, सो इट विल बी हेल्पफुल देयर टू. ठीक है, सो इन दैट मैनर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. नाउ अब ये तो बात होगी वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ पेपर 1 एंड उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज वेरी फर्स्ट टॉपिक. नाउ अब ये हमारा आइडिया है, दैट इज कि हाउ optional subject is going to be useful in your GS part. Now अब we will be understanding it with the examples also कि eventually ये कैसे हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा. सो हेयर वी आर गोइंग टू टेक 5 क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे. हम इस वीडियो सेशन में 2 क्वेश्चंस को पिक करेंगे, सो दैट जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा ना हो, और प्लस आपको एक जिस्ट मिल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड एंड उनको आंसर कैसे करना है. बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट थ्रू दिस सीरीज यू विल बी ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट कवर अप करना है. सो वी हैव 5 क्वेश्चंस. वी विल बी टेकिंग अप द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौटिल्यस अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन आया है इन द रिसेंट ईयर 2023 में, जो लास्ट पेपर आपका हुआ है इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो वो हम पिक करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इससे हमें एंशिएंट और ब्रिटिश हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री दोनों से क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड वी हैव अ डिफरेंट डायरेक्टिव्स आल्सो, तो वी विल बी एबल टू डू द आंसर राइटिंग हियर. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन विच वी हैव, आई विल बी गिविंग यू द डॉक्यूमेंट फॉर दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो यू कैन गो देयर एंड चेक आउट द documents there itself. ठीक है, so it will be uploaded today itself with this video session. Now so अब for the purpose of answer writing discussion, इसके लिए we have a format. हर एक वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा, there we will go on the our writing board. हम writing board पे जाएंगे, where I will practically solve the question in front of you. आपके सामने ही हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So this is our writing board, जहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन पिक कर लिया है, that is कौटिल्यस अर्थशास्त्र. एंड
एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, और इसमें हम हर एक लेयर पे काम करेंगे, दैट इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में। फर्स्ट एस्पेक्ट इज द सब्सटेंस, अप्रोच एंड डायरेक्टिव। ये तीन चीजें जो हैं वो हमेशा आंसर राइटिंग में आपको ध्यान रखनी है, वेदर यू आर राइटिंग अ जनरल स्टडीज आंसर और ऑप्शनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट। नाउ I am will be invisible, but I will be present there on the writing board, and you will understand कि कैसे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। So let's move to the writing board. All right, welcome to the writing board. Now, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे that is Kautilya's Arthashastra is a theoretical work on the state and the statecraft. Now, understand, always understand there are three aspects about a question. One is the context. So context here is Kautilya's Arthashastra, and keywords here is the theoretical work on state and statecraft. So that is the one thing which we have. Second is the approach. So in this question, we are being asked about the Kautilya's idea with respect to the state and statecraft, and the question referred it as a theoretical work. So we will be highlighting this. And third, very important part, that is the directive. So यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टिव है हमारे पास, कमेंट करना है हमें इस क्वेश्चन के वेरियस डायमेंशंस पर, ठीक है। नाउ अब रिगार्डिंग द आंसर स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट विल सी कि इसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट आएंगे या सब्सटेंस क्या क्या आएगा। तो सब्सटेंस के रिगार्डिंग हमें दो कीवर्ड मिले, दैट इज स्टेट एंड स्टेटक्राफ्ट। सो हियर वी विल रेफर अबाउट द आइडिया ऑफ द स्टेट, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो आइडियल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का कॉन्सेप्ट है, एंड देन द आइडियल रूलर। तो ये तीन एस्पेक्ट है जो हम स्टेट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव स्टेट क्राफ्ट, जिसमें ही सेज इन द अर्थशास्त्र दैट पावर इज पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, दैट इज द स्टेट क्राफ्ट। एंड देन इट टॉक्स अबाउट द फोकस ऑन द रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द robust bureaucracy. So these are the things which we need to work on. Now understand that otherwise this question is also relevant for the general studies, and when you are writing a general studies answer, only elaborating these 6 points will be sufficient. But the thing is, we are writing a answer with context to public administration. तो जो public administration के context में लिख रहे हैं, तो फिर हमको इसमें public administration के aspect भी add करने होंगे, and then accordingly we'll talk about the directive. So for the purpose of answer writing, I have color coded all these ideas. So if we talk about the art of answer writing now, so तीन चीजें हम इसमें करेंगे, दैट इज सब्सटेंस देखेंगे कि हमने इसमें सब्सटेंस क्या क्या डालना है, एंड देन किस अप्रोच के साथ आंसर लिखा जाएगा, एंड देन द थर्ड इज द डायरेक्टिव। सो ये तीन चीजें जो है, दिस इफ यू फॉलो ऑल दीज थ्री लेयर्स इन द आंसर, देन यू विल बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। ये इट विल इंश्योर कि अगर आपने इन तीनों एस्पेक्ट पे आंसर कर दिया है क्वेश्चन का, देन यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर ओनली लिमिटिंग आर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। तो सब्सटेंस तक नहीं रुकना है, उसके आगे जाना है। सब्सटेंस ये सारा सब्सटेंस है, बट हमें इस पे अप्रोच पे आना है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके आना है, एंड देन द डायरेक्टिव को भी आंसर करना है, दैट इज कमेंट। सो वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को अब हम कवर अप करेंगे, एंड आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ऑल दीज things here, so it will be easier and quicker. So just focus on the things. So first point is with respect to the ideal state. तो कोटेलिया ने यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात की है, राइट एंड ड्यूटीज की बात की है, एंड इट टॉक्स अबाउट कि किन की क्या राइट्स हैं, सिटीजन के क्या ड्यूटीज हैं, एंड ऑल दीज एस्पेक्ट। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको लेके आएंगे, नाउ सी अंडरस्टैंड हियर आई हैव कलर कोडेड एवरीवन एवरीथिंग। सो ये जो एस्पेक्ट है in this color, it is going to tell us about the substance, and the second color which we have used, it is going to be used for the approach कैसे रखना है आंसर का, या with substance को उस approach के context में कैसे लेके आना, so that we can get a good marks and with writing within the word limit. Now third is the directive. तो ये तीनों चीजें हम इसमें highlight करते हुए चलेंगे। तो just also have an eye on the color codes, so that you also understand कि this is basically I'm trying to give you a scientific way of writing answer, कि तीनों चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। कैसे इंटीग्रेट करना है, you may have your own style, so accordingly I have highlighted कि क्या क्या आना चाहिए। तो आइडियल स्टेट का आ गया। So now first we have answer regarding the
रिगार्डिंग वी हैव एक्सप्लेन कि आइडियल स्टेट कोटिल्ला के अकॉर्डिंग क्या है, वेयर ही गिव्स अ प्रिंसिपल, वेलफेयर का प्रिंसिपल, राइट्स एंड ड्यूटीज का प्रिंसिपल है। देन इसको हमने लेके आना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और हमें अकॉर्डिंगली मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। So we'll say कि these principles are also given in the public administration idea, कि public administration in a similar context talks about the various principles like value based administration. Value based administration का मतलब होता है where you talk about the rights, duties, uh, द इक्वालिटी कॉन्टेक्ट, इक्वालिटी आइडिया, मोरालिटी आइडिया, ये सब जो आप बात करते हैं उसको हम राइट बेस्ड आइडिया बोलते हैं। सो आर कमेंट विल बी कि द कोटिलियस आइडिया is giving various principles for the administration, which is also given in the new administrative ideas, and this is a value based administrative structure or the idea. Now coming to the second point, that is strong centralized monarchy. अब strong centralized monarchy को elaborate करेंगे कि कौटिल्य कैसे जो मौर्यन एम्पायर है उसमें centralized monarchy की बात करता है, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे कि ये रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है, एंड बट इट डू नॉट टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर विच मे बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज कमेंट हमारा आ जाएगा दैट इज इट अंडरमाइंस द फेडरलिज्म। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव आंसर्ड दिस सेकंड पॉइंट आल्सो इन ऑल द थ्री लेयर्स। देन आइडियल रूलर, तो आइडियल रूलर के कॉन्टेक्स्ट में इट टॉक्स अबाउट कि जो लीडर है वो एजुकेटेड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, एंड ही शुड बी फादर फिगर टू हिज सिटीजन्स। नाउ अब इसको हम लेके आएंगे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट एंड इसको हम लिंक कर देंगे मैक ग्रिगोर, जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर है, उनके एक टर्म से, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, वेयर ही सेज कि जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन स्टाफ एंड ऑफिसर्स को टू वर्क इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो एंड इट रिक्वायर्स ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अकॉर्डिंगली हमने इसको भी लिंक कर दिया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया भी कनेक्ट हो गया। एंड देन ideal ruler के context में will simply say that but there is some still a problem because it may lead to a hero worship, which is a problem in the democratic setup। ठीक है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो दे हैव द टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग अ kind of a hero for the people, and in democracy it is not a healthy sign। Then also these 3 points are split to the first keyword, जो क्वेश्चन का फर्स्ट कीवर्ड था, that is regarding the state। now coming to the second keyword, that is statecraft। अब statecraft के regarding first point हमारा है, that is otherwise point number 4, power is paramount। so power is paramount के context में it talks about so we will explain first, that is it is a realistic idea। it is a realistic idea which talks about the सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी को अब हमने, बिकॉज एक की थ्योरी है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, सो इसको फिर अब इसके सभी एस्पेक्ट को हम इलेबरेट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ वर्ड लिमिट ऑल्सो, सो विल ओनली राइट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सो विल से कि इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी, सो दैट ट्रेजरी में पैसा रहेगा और वो अच्छे से मैनेज किया जाएगा, तो इट विल बी एबल टू फाइनेंस आर वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। देन इट टॉक्स अबाउट द वेल फंक्शन ब्यूरोक्रेसी, तो ये तीनों एस्पेक्ट पे ये बात करता है, एंड in this way it gives the paramountcy to the power idea। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेजरी, इन सब के आइडियाज को जब हम लेते हैं तो इट ऑल अबाउट द पावर मैक्सिमाइजेशन। तो अब इसमें कमेंट भी ऐड करना है, तो देन विल से कि प्रिग्मेटिक है बट इट मे लीड टू द अथॉरिटेरियन रीजन। ठीक है, दैट्स वेरी you know in one line we have concluded। now point number 5, that is it focuses on the resource management। कि कौटिल्य का जो आइडिया है इन द अर्थशास्त्र, इट प्रमोट द रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि इवेंचुअली एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट भी टारगेट करते हैं, एम करते हैं, और उनकी मोस्ट ऑफ द थ्योरीज हो या मॉडल्स हो वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कौटिल्य अब बात करता है एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन की, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ द टैक्सेशन और व्हाट percentage of the taxation should be, so that we have a sound ट्रेजरी। ठीक है, नाउ इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है अर्थशास्त्र का, एंड इट टॉक्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, बिकॉज यहाँ से आपका वेल्थ जनरेशन होता है फॉर द एम्पायर एंड प्लस फॉर द पीपल। नाउ कमेंट,
कमेंट में हम लिख देंगे कि इट इज सिमिलर टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय द गुलिक एंड उर्विक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स हैं, तो इन ये दोनों भी प्रिंसिपल्स देते हैं। किस चीज के प्रिंसिपल्स देते हैं? जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए वेरियस प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, और उसमें से वही प्रिंसिपल्स वो जो है उसमें बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की, तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया विद आवर कमेंट। एंड देन सिक्स एंड लास्ट पॉइंट, रोबस्ट ब्यूरोक्रेसी। तो पहले इसको हम इलेबोरेट करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो वेल डिफाइंड हायरार्की की बात करता है, दैट इज देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ पिरामिड एट व्हिच हैज अ वेरियस लेवल ऑफ पीपल, एंड सो अकॉर्डिंगली we need to elaborate कि एक लोअर लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एंड देन यू हैव द बॉसेस। सो अगर पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर रहेगा देन ओनली यूल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो ऐसे ही रूल एंड प्रोसीजर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की बात है अर्थशास्त्र में, एंड देन द इट टॉक्स अबाउट द रॉयल सॉरी लॉयल एंड वेल ट्रेन्ड सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स व्हिच इट टॉक्स अबाउट, एंड इसी को हमें कनेक्ट करेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, अप्रोच से, एंड जैसे कि सिमिलर बातें जो हैं वो जो डवाइट वॉल्डो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर, डवाइट वॉल्डो, वो भी ये सारी बातें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो उसे हमने लिंक कर दिया। नाउ कमेंट में विल सिंपली से कि बट एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्पाइस जो कौटिल्य बात करते हैं इन द मॉडर्न एम्पायर, वो अनएथिकल हो सकता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल पेगासस का इशू एंड ऑल, वो भी एग्जांपल में हम दे सकते हैं। इट मे लीड टू अनएथिकल आइडिया इन द ब्यूरोक्रेसी, सो दिस इज इन अ डेमोक्रेसी। सो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड आवर क्वेश्चन। तो बस कंक्लूजन में इसको सम अप कर देना है नाउ। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट आल्सो कि आर्ट कैसे, कि ये सारी लेयर्स कैसे होती हैं। तो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू हाईलाइट दीज और कवर ऑल दीज लेयर्स, सो वी गेट लेस मार्क्स। फॉर एग्जांपल, अब दिस क्वेश्चन इज 10 मार्कर क्वेश्चन, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। सो अगर आप सिंपली सिर्फ इसी बात पे पॉइंट बनाएंगे कि यू सिंपली राइट कि वी हैव, अगर आप सिर्फ सब्सटेंस लिखने वाले हैं, सिर्फ सब्सटेंस लिखेंगे तो मे बी यू मे गेट 3 मार्क्स। बट अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो फिर पहली बात इसमें आप अप्रोच ऐड करेंगे, जो क्वेश्चन का अप्रोच है उसको ऐड करेंगे। सो इफ यू हैव गिवन द आंसर विद द दिस राइट अप्रोच, देन यू कैन ऐड 3 more marks। नाउ सिमिलरली अगर इसको हम फर्दर हमने कमेंट को भी कवर अप कर लिया है या डेटिव को भी कवर अप कर लिया है, सो इवेंचुअली यहाँ पे हमें इंक्रीज मिलेगा दोनों तरफ मार्क्स का, और इसको अगर मैं टोटल कर दूं तो एटलीस्ट 2 मार्क्स हमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इन सभी से वो पॉइंट ऐड अप होके आएंगे। सो इन टोटल वी विल बी एबल टू गेट 8 out of 10 if you write in this way, if you follow all these 3 layers of answer। ठीक है, that's a way we will be you should be writing answer, and इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम कवर अप करेंगे। All right, so next question is from the topic with respect to legacy of British rule in India. इसमें अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दैट हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स for Indian constitution. So these are the things. So context of the question is Government of India Act, and approach here is that is it is an important source for the Constitution of India. So we will be discussing in this particular line. So first of all, we can use a line in the introduction given by Woodrow Wilson, that is, a constitution is not a mere lawyer's document, it is an embodiment of the polity of a person. So इस पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि that is constitution is not only for the official purpose or as a document for the administration of the country or the governance of the country, but it also reflects the vision or the aspiration of the people. So this is the idea. Now this is given by the Woodrow Wilson, so we'll use it as in the introduction, and that will be a very good way. Now coming to the next second part, that is art of answer writing, and in this context we will talk about the substance which we should be having in the answer, and then approach. As we have seen, approach kya rakhna hai, that is to reflect that the Government of India Act 1935 is the important source for the Indian Constitution, and here the dative is quite easy, so it will be a easy question. It only asks for the identify the features. So सिर्फ features highlight करने हैं और कुछ भी नहीं है, आइडेंटिफाई करना है उन फीचर्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट से आए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वर्क एज अ सोर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ये जनरल स्टडीज़ में भी बहुत ही जनरल स्टडीज़ में भी आपको सिमिलरली दिस क्वेश्चन कम्स एंड ऑप्शन में भी आता है. तो अभी हमने बस ऑप्शन में अपने अप्रोच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको ऐड कर देना है इसमें. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. फॉर द कन्वीनियंस पार्ट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव टेबल हेयर. सो एक साइड पे हमने रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और दूसरी साइड पे हमने रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को. सो हमें बस वो फीचर्स हाईलाइट करने हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हैं और जिसका जो प्रीकर्सर हमको दिखता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्सो. सो हेयर we'll first talk about the very important feature, that is federalism, and we'll write कि federalism जो है basic structure का part है and it's a very integral part of the Indian constitution, and we'll link it from the government of India Act 1935 where it talk about for the first time talk about the division of the power between center and the provincial government, and इसमें हम Montesquieu का एक line भी add कर देंगे और which talks about the separation of power. So this is now understand जिससे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, दैट इज कलर कोडिंग यहाँ पर भी है. सो 3 लेयर्स में काम कर रहे हैं. फर्स्ट लेयर में हमने बात किया है ओनली अबाउट द सब्सटेंस कि हम फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन द अप्रोच क्या रहने वाला है, दैट इज द अप्रोच हियर इज कि वी विल बी रेफरिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर. एंड अब डायरेक्टिव भी हमने इसमें, डायरेक्टिव इज क्वाइट इजी आइडेंटिफाई करना है बट वी नीड टू टेक द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो फॉर दैट पर्पज वी आर एडिंग हेयर Montesquieu का स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, Montesquieu इज रेफर्ड एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर ऑल्सो और मेनली द पॉलिटिकल साइंस थिंकर. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड पॉइंट we have the distribution of legislative powers. Now distribution of legislative powers हमको पता है कि इंडिया में you have union list, state list and the concurrent list. union list पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट एंड concurrent में you have the power which can be utilized by the state or the center, but union laws will always prevail. ठीक है, सो ये सारा है हम जो एक्सप्लेन कर देंगे द सब्सटेंस. एंड इन द सेकंड पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करने के पर्पज से वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेयर विल से कि दिस ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ गिवन द आइडिया about the separation of 3 type of powers, or creates a 3 type of list where it talks about the federal list, provincial list and the concurrent list. And in this context it also talks about the residual powers also कि जो वाइसरॉय के पास पावर रहेंगी. ठीक है, तो उसके बारे में ये बात कर देता है. नाउ इसके बाद coming to the third point, that is executive authority. So as we know that in India you have a state government which has the legislatures also and the government also. So this is this kind of a provision was created in the this kind of a provision was created by the Government of India Act, जहाँ पे उसने provincial authority की बात की थी जिसके आज council of minister भी रहेंगे and these council of minister will be will be elected through the people's representation. So in that manner you have a ministerial responsibility also. और यहाँ पे हम public administration की एक बहुत ही important thinker को कोट करेंगे, दैट इज मैरी पार्कर फॉलेट. एंड मैरी पार्कर फॉलेट सेड शी ऑलवेज बिलीव इन द डेमोक्रेटिक कंट्रोल. सो शी हैज़ एडवोकेटेड कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर हमेशा जो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहना चाहिए. सो हेयर वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच कंट्रोल आर ब्यूरोक्रेसी और द ब्यूरोक्रेट्स. सो वी विल बी लिंकिंग इट विद दैट. तो हमारा इसमें एक एडिशन भी हो जाएगा. एंड देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स independent judiciary, and it also have a supreme court which has exponential powers with respect to the state laws, central laws, or any kind of a interpretation. Or it is also referred as a protector of the constitution, as a final
फाइनल इंटरप्रेटर of the laws. ठीक है, so that is we have the in the present constitution, if we connect it with the federal courts of the government of India Act 1935, so हम बोलेंगे कि वहाँ पर भी फेडरल कोड का प्रोविजन जो है वो आ चुका था, उसमें मेंशन था. एंड देन we will quote here A.V. Dicey which says कि independent judiciary is very very important because it is a cornerstone for the rule of law. because जो A.V. Dicey का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है और द रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं, हेयर ही मेंशन दैट रियल रिटन डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी और कॉन्स्टिट्यूशन एज पर से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल लिंक इट हेयर. नाउ coming to the fifth point and the last point, so here we have the fundamental right in the government of in the present constitution, so that is mentioned here. And accordingly we will, though it is not explicitly given in the government of India Act 1935, but it talks about the इंडिविजुअल राइट्स. सो इंडिविजुअल राइट्स की वहाँ पर भी बात है. सो हम सिंपली जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज वी विल से कि इंडिविजुअल राइट्स की यहाँ पर बात हुई है एंड which eventually culminated into the fundamental rights which we have in the present constitution. So this is how we will be able to sum up all of these aspects of the constitution of India, which has a similarity with the government of India Act 1935. ठीक है, उसे हमने लिंक कर दिया. 10 मार्कर क्वेश्चन है, 2022 में आया है. सो दिस इज हाउ विल बी एबल टू मार्क. एंड एज आई टोल्ड यू सेट ये तीनों लेयर्स जब आप कवर अप कर देते हैं किसी क्वेश्चन की, देन यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स. सो नाउ योर मार्क्स कैन बी इम्प्रूव्ड. सो अगर आप सिर्फ सब्सटेंस लिख देते हैं, बिकॉज आपको जनरल स्टडीज़ में तो आपने कवर अप किया ही है टॉपिक, तो सब्सटेंस आपके पास है. सो इन दैट मैनर इवन दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट हेयर. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि आपकी मिनिमम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द जीएस दैट इज यूजफुल फॉर राइटिंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर ऑल्सो. ओनली द थिंग इज यू नीड टू बी एम्फोसाइज ऑन द डायरेक्टिव पार्ट. ठीक है, तो इन दिस इज इजी क्वेश्चन, सो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दिस. ठीक है.